आप ये नोटिस करते होंगे कि आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, साइड के जो बाल हैं वो कम हो गए हैं। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, डिफ्यूज़ हेयर लॉस। कोई पैटर्न नहीं है पर हर जगह से बाल टूट रहे हैं। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है, पेशेंस नहीं होता है। हेयर लॉस हो रहा है तो हमें ट्रीटमेंट का फ़ायदा चाहिए 1-2 महीने में। ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई लोग ये भी कहते हैं मिनॉक्सिडिल से फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्या लगता है, डैंड्रफ हो रहा है, ड्राई स्कैल्प है, ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ। ऑयल लगाने से डैंड्रफ कम हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा रॉन्ग स्टेप आप लोग करते हैं। एक पेशेंट आई मेरे पास पूरे पॉलिथीन भर के बालों का लेके। उसने मुझे बताया कि वो बाल सिर्फ 7 डेज़ में पूरे भरे हुए थे। अब करीबन उसमें 2000 हेयर तो थे ही थे, मतलब कि अराउंड 200 हेयर डेली का वो शेड कर रही थी। ऑब्वियस है पेशेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ है, क्योंकि वो एक फीमेल थी एंड उसको था कि कहीं वो गंजी ना हो जाए। तो आज एक्चुअली हम बात करने वाले हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका पोपली, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ केनाया स्किन क्लिनिक। और आज मैं दोबारा आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रही हूँ जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर, जो आपका क्राउन ऑफ ग्लोरी है। तो हेयर की प्रॉब्लम बोथ मेल्स एंड फीमेल सफ़र करते हैं। आप सबको हेयर चाहिए बिकॉज़ वो आपकी एक पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। हेयर का सबसे मेजर कॉज़ अगर आप देखोगे हेयर लॉस में, वो होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब ये टर्म बहुत बड़ा है बट इसका मेजर कॉज़ सिर्फ 2 ही होते हैं, जेनेटिक्स और हॉर्मोन्स। ये एक ऐसा एलोपेशिया है जिसमें मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है या फिर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। दोनों पैटर्न्स बहुत डिफरेंशिएबल होते हैं, समझ आते हैं कि क्या हुआ है। पहले बात करते हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस की। आप ये नोटिस करते होंगे कि आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, साइड के जो बाल हैं वो कम हो गए हैं। फिर धीरे-धीरे आपके ये जो ऊपर क्राउन के हेयर होते हैं वो उनकी डेंसिटी कम हो गई है और इन द एंड जब लास्ट स्टेप होता है तो सिर्फ आपके पीछे एक स्ट्रिप ऑफ हेयर बच जाती है, बाकी सब चला जाता है। इस केस में अगर हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो मोस्टली फैमिली जेनेटिक्स में ये केस चल रहा होता है। या तो फादर या ग्रैंडफादर या फिर मदर, किसी न किसी की फैमिली में ऐसा हेयर फॉल दिख रहा होता है कि एक ऐसा पैटर्न बन रहा होता है। इसमें मेजर कॉज़ जैसे मैंने बताया जेनेटिक्स है और साथ ही साथ इसमें ये भी होता है कि एंड्रोजन जो हमारा एक हार्मोन है, स्पेशली मेल्स में डीएचटी एक हार्मोन होता है, वो बनने की वजह से आपका जो हेयर फॉलिकल होता है वो बहुत छोटा होने लग जाता है और धीरे-धीरे वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको बाल्डनेस दिखने लग जाती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म ही है। आप ट्रीटमेंट अगर 1-2 महीना करेंगे, आपको कभी बेनिफिट नहीं दिखेगा। सेम फीमेल में भी एक ऐसा ही पैटर्न बनता है हेयर लॉस का, जिसमें सेंट्रल वाइडनिंग होने लग जाती है। जो पार्टीशन होती है, वो बहुत बड़ी होने लग जाती है, चौड़ी होने लग जाती है। ये भी अगेन हॉर्मोन्स और जेनेटिक्स ही डिफाइन करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, बहुत पेशेंट मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमने अनियन जूस लगाया, हमने पता नहीं क्या-क्या जो कपूर होता है वो लगाया बालों में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके आते हैं बट कोई फ़र्क नहीं दिखता। फ़र्क इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जो रियल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है इस बीमारी का, उस पे हम वर्क कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बीमारी है, आपको इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके कुछ ब्लड टेस्ट हुए हों और साथ ही साथ आपका ट्रीटमेंट प्लान ऐसा हो जो आपकी डीएचटी जो हार्मोन बहुत बढ़ गया है बॉडी में, उसको ब्लॉक किया जाए। तो डीएचटी ब्लॉकर और मिनॉक्सिडिल, मिनॉक्सिडिल सबने सुना है जिसने भी हेयर फॉल के बारे में सुना है, वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है हेयर ग्रोथ के लिए। अब मिनॉक्सिडिल के साथ बहुत सारे लोगों के एक मिथ आते हैं। सबसे पहला मिथ कि इसको अगर हम लगाएँगे तो फुल लाइफ़ ही लगाते रहना पड़ेगा। काइंड ऑफ ये बात सच भी है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल एक आपके हेयर के लिए न्यूट्रिशन है। जैसे ही वो न्यूट्रिशन खत्म होगा, हेयर धीरे-धीरे गिरने लग जाएँगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ़ लॉन्ग आपको रेगुलर बेसिस पे लगाना है। आपको एक प्लान दिया जाता है डोमैट के थ्रू, जिसमें शायद स्टार्टिंग में 6, 7, 8 महीना, 1 साल रेगुलर लगाना पड़े, पर धीरे-धीरे हम उसको रिड्यूस करते जाते हैं, टेपर करते जाते हैं।
मे बी हम 10% से स्टार्ट करें, फिर 5% पे ले आएँ, उसकी परसेंटेज कम करते रहें और साथ ही साथ उसका ड्यूरेशन भी रिड्यूस करते जाएँ। बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मिनॉक्सिडिल लगाने से बहुत स्कैल्प इची हो रही है, ड्राई हो रही है, तो अब उसका टैबलेट फॉर्म भी आता है जिसको हम वो दे सकते हैं। देन कोई-कोई लोग ये भी कहते हैं मिनॉक्सिडिल से फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। वेल ये एक बहुत ही रिसर्च टॉपिक है और इतना कॉमनली ये प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है। ऐसा कोई फर्टिलिटी पे इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, जितना लोगों को डर है उस चीज़ का। तो ये आपको एक स्टेप ऑफ रूटीन बनाना होगा अगर आपका एक पैटर्न हेयर लॉस है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, डिफ्यूज़ हेयर लॉस। कोई पैटर्न नहीं है पर हर जगह से बाल टूट रहे हैं। मोस्टली ये आपको फीमेल्स में ही दिखता है कि हर जगह से हेयर लॉस हो रहा है। तो इस केस में ये क्यों होता है? बहुत सारे इसके रीज़न्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है न्यूट्रिशन। स्पेशली वेजिटेरियंस में अगर आप इसका न्यूट्रिशन टेस्ट करवाएँगे, इन्वेस्टिगेशन करवाएँगे जैसे कि विटामिन डी, विटामिन बी12, सीरम फेरेटिन, हीमोग्लोबिन, जो भी आपके फीमेल्स होती हैं और स्पेशली वेजिटेरियन वाली, उन सब में ये सब कम होता ही है कि विटामिन डी कम हो गया या फिर विटामिन बी12 कम हो गया। विटामिन बी12 तो इसलिए भी कम होता है क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज़ में होता ही नहीं है, सिर्फ़ नॉन-वेज सोर्स में ही होता है। तो इन केस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें सप्लीमेंट्स ऐड करने होते हैं, जो आपके ये मेजर चीज़ें जो होती हैं हेयर लॉस की, उसको कवर किया जाए। एक ऐसा सप्लीमेंट जो हर कोई ले रहा है वो है बायोटिन। हेयर लॉस हुआ तो बायोटिन ले लिया। जबकि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ़ एक बायोटिन ही ऐसा न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल नहीं है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। जैसे मैंने बताया विटामिन डी भी कॉज़ करता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है। तो अगेन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, डर्मेट से कंसल्टेशन और एक आपका सप्लीमेंट रेडी करने का बॉक्स। अब मिनॉक्सिडिल नहीं स्टार्ट करना है। इन चीज़ों में हमें पेप्टाइड्स स्टार्ट करनी होती हैं। पेप्टाइड्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, रिटेंसिल, कैपेक्सिल, एनागेन, ये बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अब इतनी सारी पेप्टाइड्स अवेलेबल हैं, इनका पर ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलाने की ज़रूरत होती है आपको। ये आपके लिए आप इसको ऑन एंड ऑफ चला सकते हैं और ये एक बेसिक आपके हेयर के लिए एक न्यूट्रिशन है। जैसे आप डेली अपने आप को मतलब खाना खिलाते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो हेयर के लिए भी आपने अलग से एक न्यूट्रिशन प्लान कर लिया, तो इससे आपको फ़र्क दिखेगा। बट अब प्रॉब्लम क्या आती है, पेशेंस नहीं होता है। हेयर लॉस हो रहा है तो हमें ट्रीटमेंट का फ़ायदा चाहिए 1-2 महीने में। ऐसा नहीं हो सकता, आपकी हेयर साइकिल पूरी 6 टू 8 मंथ्स चलती है। तो अराउंड 6 टू 8 मंथ्स तो आपको लगेगा ही लगेगा कोई भी बेसिक रिज़ल्ट देखने में। मे बी 3 टू 4 मंथ्स में आपको हेयर लॉस जो हेयर ब्रेकेज हो रही है वो कम होती हुई दिख जाए। बट आपका जो पूरा एक ग्रोथ का साइकिल आप देखना चाहते हो, तो आपको 6 टू 8 मंथ्स लगेगा अपनी डेंसिटी में डिफरेंस देखने के लिए। तो हेयर केयर में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब थर्ड थिंग जो बहुत मोस्ट कॉमन होती है वो है डैंड्रफ। स्पेशली अभी तो वेदर ही ऐसा आ रहा है जिसमें डैंड्रफ बहुत कॉमन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को क्या लगता है, डैंड्रफ हो रहा है, ड्राई स्कैल्प है, ऑयल लगाओ, ऑयल लगाओ, ऑयल लगाने से डैंड्रफ कम हो जाएगा। जबकि यही सबसे बड़ा रॉन्ग स्टेप आप लोग करते हो। डैंड्रफ क्यों होता है? डैंड्रफ एक फंगस की वजह से होता है, मैलासीसिया। अब वो फंगस ग्रो करता है आपकी स्कैल्प पे और अगर आप उस पे ऑयल लगा दोगे, आप उसको एक्चुअली एक ऐसा एनवायरनमेंट दे देते हो कि वो और ग्रो करे। तो ऑयलिंग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती है अगर आपको डैंड्रफ है। कभी भी आपको ऑयलिंग नहीं करनी है डैंड्रफ में, बल्कि यू हैव टू स्टार्ट विद चीज़ें जिनमें कीटोकोनाज़ोल है या ज़ेडपीटीओ है, मतलब एंटी फंगल चीज़ें होनी चाहिए जो आपके हेयर की डैंड्रफ को रिड्यूस कर सकें। अगेन सिवियरिटी पे होता है। अब बहुत लोग कहते हैं कि जो शैम्पू है वो सिर्फ़ सल्फ़ेट फ्री होना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत बात है। सल्फ़ेट फ्री तब हो जब आपकी स्कैल्प ड्राई है, नॉन ग्रीसी है। बट अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस, ग्रीसीनेस और स्कैल्प पे डैंड्रफ है, तो आप यू कैन यूज़ सल्फ़ेट वाले शैम्पू भी। अगेन स्कैल्प टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कौन सी चीज़ आपको कब यूज़ करनी है। सल्फ़ेट भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, लोराइल सल्फ़ेट, लॉरेट सल्फ़ेट। तो लोराइल सल्फ़ेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेंज़र है। तो अगर किसी का स्कैल्प बहुत ग्रीसी है या फिर उसके ऊपर प्लाक्स बन रहे हैं प्रॉपर डैंड्रफ के, तो ये वाला सल्फ़ेट बहुत अच्छा सूट करता है स्कैल्प पे।
लॉरेट सल्फेट उन लोगों के लिए है जिनको माइल्ड क्लेंजिंग की ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट करनी है जैसे आपको प्रॉब्लम है उस हिसाब से। अच्छा, अब लोगों को ये भी बहुत लगता है कि ऑयलिंग करेंगे तो हेयर ग्रोथ होगी, स्पेशली मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा लोग ऑयल करते हैं कि इससे हेयर ग्रोथ होगी। कोई ऐसी रिसर्च ऐसा नहीं शो करती है कि उसकी वजह से हेयर ग्रोथ होगा। डेफिनेटली व्हेन यू आर अप्लाइंग ऑयल एक ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है जो इनडायरेक्टली आपकी हेयर की ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। बट एक ऐसा ऑयल है जो आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है जिस पे रिसर्च भी हुआ है, वो है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल आपके हेयर की ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ाता ही है, बट साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो अगर कुछ ऑयलिंग करनी है हेयर वॉश से पहले तो यू कैन ट्राई रोजमेरी ऑयल। अब ये सारी चीज़ें आपकी हेयर ग्रोथ के लिए तो हैं, बट एक ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर वांटिंग हेयर ग्रोथ, वो है आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन। तो डाइट में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाए? सबसे पहले प्रोटीन। प्रोटीन इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर हमारा बनता किससे? केराटिन से। केराटिन इटसेल्फ इज़ अ प्रोटीन। तो हमारा प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो मान लो अगर आपका वेट 60 है तो करीबन 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो डेली आपको लेना ही है। प्रोटीन के सोर्सेज एग, नॉन-वेज सोर्सेज़ लाइक चिकन, मीट, इन सब में दाल, पल्सेस, स्प्राउट्स, ये सारी ऐसे सोर्सेज़ हैं जो आपके प्रोटीन का इंटेक को अच्छा कर सकते हैं। फॉर वेजिटेरियन सोयाबीन भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, टोफू, पनीर, ये सारी चीज़ें। सेकंड थिंग जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो वो है आयरन। अब आयरन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन आपको स्पिनच से मिलता है, रेड मीट से मिलता है, बीन्स से मिलता है, जो आपके हेयर ग्रोथ पे वर्क करता है। देन विटामिन्स, विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे बायोटिन, बी12, देन विटामिन ए, सी, ये सारे विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके हेयर ग्रोथ के लिए। देन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपको वॉलनट्स में मिल सकता है, एवोकाडो में मिल सकता है, बाकी नट्स में मिलता है, फिश में मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेयर ग्रोथ पे। देन आपके ये विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन, आयरन तो हो गया। अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक, ये भी हेयर ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो आपका एक डाइट बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए और सारे न्यूट्रिएंट्स को कवर करना होना चाहिए जिससे कि आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प हो। तो हमने इस सब में बात की है जितनी भी हेयर की प्रॉब्लम है। बात यही है कि प्रॉब्लम अगर हमारे पास है तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी रेडी है। पर मेजर सॉल्यूशन तभी है जब आप उसको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करेंगे। क्योंकि इसमें एक डॉक्टर का काम सिर्फ 10% होता है आपको बताना कि ये रूटीन फॉलो करो। मेजर काम आपका है जो आपको फॉलो करना है पूरा लंबे ड्यूरेशन के लिए, मिनिमम 6 मंथ्स के लिए। तो जो भी मैंने आपको इस टॉक में बताया है, आप ज़रूर उसको फॉलो करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें बिकॉज़ वो आपको एग्ज़ामिन करके आपके लिए एक पर्सनलाइज़्ड रूटीन बताएँगे जो एक्चुअली आपको रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करेगा। रादर देन सिटिंग एट होम और अपने आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना, उससे बेटर है कि एक डर्मैट के पास जाके एक रूटीन अपना डेवलप करवाइए एंड देन आपको अपने हेयर में अपने आप फ़र्क दिखेगा। तो आखिर में मेरे को लगता है जोश टॉक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जिससे हर एक कोने-कोने पे एक वीडियो के थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू मोटिवेशन, रिलेटेड टू एजुकेशन एंड आज आप घर पे बैठे-बैठे स्किन और हेयर के बारे में जान पा रहे हैं। मुझे लगता है इससे बेटर चीज़ क्या हो सकती है जब अवेयरनेस हमें घर पे ही मिल रही हो तो। थैंक्स टू जोश टॉक एंड टेक केयर ऑफ योर हेयर एंड स्किन एंड डोंट फॉरगेट टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट।